अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक नंबर 10 के जो लेक्चर्स हैं उसकी वीडियो के लिए हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वीडियोस। और इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीक में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी बच्चों, इस डिसीजन मेकिंग से पहले वाला जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ाया वो क्या था? वो था हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ी थी। और प्लानिंग के बाद हम लोगों ने ये डिस्कस करने की कोशिश की थी, कुछ समझने की कोशिश की थी कि कौन कौन से टूल्स अप्लाई होते हैं प्लानिंग करने के लिए। टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो भी हमने पढ़ी। अब हम लोगों ने एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैनेजर्स है वो कैसे लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बाद हमें ये देखना है कि मैनेजर्स जो है वो किस किस्म के डिसीजंस लेते होते हैं, कैसे कैसे डिसीजंस लेते होते हैं। फिर हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे मैनेजर्स को फेस करना पड़ता है, और फिर उन प्रॉब्लम्स का जो डिसीजन होता है या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किस टाइप की होती है। फिर बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं मैनेजर्स के रास्ते में और उनकी ज़िंदगी में, जिनको उन्होंने फेस करने के बाद कोई डिसीजन लेना होता है। ठीक हो गया जी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो प्रोसेस पढ़ने से भी पहले बच्चों एक चीज़ हम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मैनेजर्स जो हैं बच्चों, जैसे कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि मैनेजर्स जो हैं उसके 3 लेवल्स हैं। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। ठीक हो गया जी। तो बच्चों मैनेजर वो चाहे टॉप लेवल पे हो, मैनेजर चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, या मैनेजर चाहे वो लो लेवल पे हो, हर एक लेवल पे जो मैनेजर है उसने एक डिसीजन लेना है। पहले चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि हर वो बंदा, एवरीबडी हु कैन टेक एनी डिसीजन, स्मॉल और अ लार्ज और अनइम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हिज ओन इज़ कॉल्ड अ मैनेजर। यानी कि वो शख्स जो खुद अपने ओन पे, अपने तौर पे, अपने जहन को इस्तेमाल करके कोई फ़ैसला करता है ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो शख्स मैनेजर कहलाएगा। वो बंदा जो खुद फैसला नहीं कर पाता वो मैनेजर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, हर हाल में एक मैनेजर ने डिसीजन लेना है। ठीक हो गया। लेकिन बच्चों जैसे मैनेजर्स की स्किल्स अलग अलग होती हैं, जैसे मैनेजर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ की अलग अलग होती है, तो इस तरीके से उन्होंने गोल डिसीजन मेकिंग भी अलग अलग करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो क्या डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन लेंगे जनाबे वाला कि कंपनी के गोल्स जो हैं वो क्या सेट होने चाहिए, कंपनी के जो रिसोर्सेज होंगे वो हम लोग कैसे कैसे जो है वो एलोकेट करेंगे। ठीक है, अपनी फैसिलिटीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, कौन सी नई मार्केट जो है उसमें हम लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, कौन सी नई प्रोडक्ट लेके आएँ। ये बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं और इन डिसीजंस को हमेशा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वो डिसीजन जो लॉन्ग टर्म चलते हैं उनको हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कहते हैं, गोल्स कहते हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं ये हमेशा टॉप लेवल ही डिसाइड करती होती है। फिर नीचे आ जाते हैं मिडिल लेवल और लो लेवल पे। मिडिल लेवल वाले क्या काम करते होते हैं? प्रोडक्शन का स्केड्यूल बनाएंगे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं। और हम लोगों ने प्लानिंग में पढ़ा था कि जो ऑपरेशन प्लान्स होते हैं वो कहाँ पे अप्लाई होती हैं? वो निचले लेवल पे अप्लाई होते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन कैसे स्केड्यूल करेंगे, कौन बंदा कितने बजे आएगा, कौन कितने बजे जाएगा, मशीनरी कैसे चलाई जाएगी, फैक्ट्री में कितने घंटे काम किया जाएगा, कितने घंटे छुट्टियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है और ख़राब हो गई है क्वालिटी, तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, पेरिस से रिलेटेड जो डिसीजन होंगे, एम्प्लॉय डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय जो हमारे काम करने वाले हैं उनको भी हमने देखना है, वो भी प्रॉपरली डिसिप्लिन होकर काम करें, मैनेजर के बात को माने, जो काम दिया जाए वो काम करें। ठीक है, टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ। ठीक है, अगर कोई बंदा टाइम पे नहीं आ रहा, मैनेजर की बात ही नहीं मान रहा, काम ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को फिर हम लोगों ने सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करना होगा। तो अब हम लोगों ने बच्चों क्या करना है कि हम लोगों ने ये देखना है पूरा का पूरे इस चैप्टर के अंदर कि मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है, और जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है बच्चों, इसके अंदर कुछ 8 स्टेप्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहला जो स्टेप है ये है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। बच्चों ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं
तो सोल्यूशन बाद में आएगा, उसका प्रॉब्लम पहले आएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे एक कहावत है इंग्लिश की जो आप लोगों ने सुन रखी है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम कोई चीज़ जो है वो ईजाद ही नहीं करेंगे जब तक हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे वहाँ जहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो है और माइनस में रहता है, और ज़ीरो कभी नहीं हुआ, हमेशा माइनस में रहता है, कभी जो है वो प्लस में उसका टेम्परेचर आया ही नहीं है इस जगह का। तो उस जगह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे एसी इन्वेंट करने की या एसी को ख़रीद के अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने ऑफिस में या अपने घर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कभी वो नीड या वो प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ी जिसके नतीजे में मुझे ये डिसीजन लेना पड़े कि मैं अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने लोकेशन में एसी को इंस्टॉल करवाऊँ। बात समझ आ गई? पहले मुझे भूख लगेगी तो फिर मैं बाहर जाऊँगा, कुछ ना कुछ ख़रीदने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। पहले किसी को पेट में दर्द होगी तो फिर वो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएगा और मेडिसिन लेगा। अगर पेट में दर्द नहीं है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन बाद में आएंगे बच्चों। सबसे पहले उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, हमने नीड को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई से मुराद ये है कि हमने पहचानना है, हमने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि हमारी ये नीड है। तो कहाँ पे थे हम लोग? अच्छा, सबसे पहले स्टेप पे, पहला स्टेप क्या है? नीड आइडेंटिफाई करना। दूसरे नंबर पे बच्चों आता है जब हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली कि हमने इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो फिर हम लोगों ने दूसरे नंबर पे है कि हमने क्राइटेरिया जो है वो चूज़ करना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग मिसाल के तौर पे ख़रीदते हैं कार। ठीक है, हमें ज़रूरत है कार की। हमने प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं आगे पीछे जाना चाहते हैं और हम जा नहीं पा रहे होते, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, कभी लोकल गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, बाज़ औक़ात कभी गाड़ी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हमें कार की ज़रूरत है। जब बच्चों हम कार की बात करेंगे तो कार तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन हमने डिसीजन क्राइटेरिया पे तो देखना है कि हम लोगों ने कार किस क्राइटेरिया पे लेनी है। तो हम देखेंगे कि कार के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे कार का जो है इंजन जो है वो कार का अच्छा होना चाहिए। कार की जो सीटिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये एट्रीब्यूट होना चाहिए। कार जो है वो फ्यूल इकोनॉमिक होना चाहिए। फिर कार जो है उसका जो स्टीरियो है, जनाब हम म्यूज़िक भी बहुत सुनते हैं ना, तो उसका स्टीरियो बड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर कार का कलर भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक हो गया। उसका डिज़ाइन जो है वो भी कमाल का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो चीज़ें बच्चों जो हम लोगों ने क्राइटेरिया है जो हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम कार ख़रीदने के लिए मार्केट में जाएंगे। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब ये जो क्राइटेरिया है मिसाल के तौर पे ये 1 2 3 4 5 और 6, क्या ये 6 की 6 चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे इंजन अच्छा होना चाहिए, इंजन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो मिसाल के तौर पे 5 या 6 हैं, तो हमें इतने 5 या 6 बंदों के लिए कार चाहिए। फिर फ्यूल भी इकोनॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, स्टीरियो भी होना चाहिए, लेकिन अगर स्टीरियो नहीं है, इंजन जो है वो अच्छा नहीं है लेकिन स्टीरियो तो बहुत अच्छा है, तो हम लोग वो कार तो नहीं खरीदेंगे। कलर तो बहुत अच्छा है जनाबे वाला, लेकिन वो है छोटी सी, उसमें हम लोग जो है वो पूरी फैमिली बैठ नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिज़ाइन जनाबे वाला बेशक इतना अच्छा ना भी हो, लेकिन इंजन बड़ा अच्छा होता है, फ्यूल इकोनॉमी हमें अच्छी दे रही है, तो इसका मतलब है हम लोग खरीदेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये हम लोग डिसीजन को एलोकेट करते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने वेट दे दिया अपनी उसको। उसके बाद फिर अगला काम क्या होगा कि ये सारी की सारी क्वालिटीज़ वाली कार्स कितनी है हमारे पास मौजूद। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर टोयोटा की कार मौजूद है, हमारे पास होंडा की कार मौजूद है, हमारे पास उसके अलावा सुजुकी की कार मौजूद है, उसके बाद हमारे पास डायट्सू की कार है, उसके बाद हमारे पास निसान वालों की भी कार है आई थिंक, या और भी कोई कंपनीज जो है वो मौजूद है हमारे पास कार्स की। अब हम लोगों ने बच्चों ये देखना है कि कौन सी कार जो है उसका इंजन अच्छा है, कौन सी कार की सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, कौन सी फुल इकोनॉमिक है। तो हम लोगों ने इन गाड़ियों को भी चेक किया, इनको भी चेक किया, इनको भी चेक किया, लेकिन हमने इन दो गाड़ियों को हम लोगों ने आपस में कंपेयर करने लग पड़े। एक होंडा की गाड़ी जिसका इंजन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है इंजन, और इसका भी इंजन बहुत अच्छा है।
एक और गाड़ी आ गई सीटिंग कैपेसिटी, वो भी दोनों की जो है वो सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी में हमने देखा कि होंडा की जो गाड़ी है उसकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर देंगे। और टोयोटा की जो कार है वो बहुत फ्यूल इकोनॉमिक बड़ी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब हम लोगों ने ये देखा कि टोयोटा की गाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा हमें फ्यूल इकोनॉमी देगी, ठीक है, स्टीरियो जो है वो दोनों का बराबर बराबर है, कलर जो है वो होंडा के ज़्यादा अच्छे हैं, टोयोटा का इतना अच्छा नहीं है, डिज़ाइन जो है वो होंडा का ज़्यादा अच्छा है, टोयोटा का अच्छा नहीं है, लेकिन हम डिज़ाइन की बेस पे टोयोटा को रिजेक्ट और होंडा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिन्हें हमने वेट्स दिए थे ज़्यादा, वो टोयोटा की ज़्यादा अच्छी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टोयोटा की गाड़ी खरीद लेंगे। जब हम लोगों ने टोयोटा की गाड़ी खरीदने का डिसीजन ले लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद फिर सेलेक्ट करना अल्टरनेटिव्स को, ठीक है। ये जो हम लोगों ने चेक किया 1 2 3 4 5 अल्टरनेटिव्स को, ये हम लोगों ने उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आखिर में क्या होगा, हमने सोच लिया हमने टोयोटा की कार लेनी है, तो हम लोग मार्केट में जाएंगे और टोयोटा की कार खरीद लेंगे। और जब टोयोटा की कार खरीदेंगे तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खामोशी से बैठ नहीं जाना होता बच्चों, ये हमेशा पढ़ते हैं। जब कभी भी कोई फैसला होता है, जब भी कोई इंप्लीमेंटेशन होती है, तो उसके बाद हमने इवेल्यूएट करना होता है, हमने फॉलो अप करना होता है कि हमारा डिसीजन फ़ायदेमंद हुआ हमारे लिए या फ़ायदेमंद नहीं हुआ, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि बच्चों हम लोग पूरे के पूरे इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत सोच समझ के फैसला कर रहे होते हैं, तो इसलिए इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो फैसला लेते हैं उसका हमें फ़ायदा ही होता है ज़्यादातर, ठीक हो गया जी। तो एक और एग्जांपल जो है वो बच्चों हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।